हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डायनासोर किंग सीजन 3 का फैन मेड एपिसोड 9। और हाँ दोस्तों, हमने हमारे चैनल पर डायनासोर किंग सीजन 3 के और भी कैसे एपिसोड्स अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने एपिसोड्स को अभी तक नहीं देखा तो फिर आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। जुरासिक क्रिएचर। तो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि रीज मैक्स रेक्स जोई से कहती है कि तुम सभी को जुरासिक पीरियड में जाना होगा और वहां के सभी डायनासोर्स को सेथ और गोमा से बचाने के लिए इस मिशन में हमारे साथ डॉक्टर एंशिएंट, डॉक्टर किटेशिया और डॉक्टर टेलर चलने वाले हैं। फिर रीज की ये बात सुनकर मैक्स रीज से पूछता है, रीज क्या आप हमारे साथ नहीं चल रही हैं? फिर रीज मैक्स से कहती है, नहीं मैक्स, मैं इस मिशन में तुम लोगों के साथ नहीं आ सकती क्योंकि मुझे यहाँ रुककर डी लैब का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारे सिस्टम में बैकलैंड के सारे ओरिजिनल टाइम ट्रैवलिंग स्कीमेटिक्स हैं और अगर तुमको वहाँ मेरी जरूरत पड़ी तो मैं रैक्स के टीपीएस की मदद से तुम सभी से एक सिक्योर कम्युनिकेशन पर बात तो कर ही सकती हूँ। और मैक्स, मेरा यहाँ रुकना बहुत जरूरी है क्योंकि किसी को तो यहाँ रुककर ध्यान रखना ही होगा। लेकिन मैक्स, अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। मैक्स, मैं डी टीम के साथ उस शानदार सफर पर फिर कभी चलूंगी। अभी के लिए हमें उन सभी डायनासोर्स को सेथ और गोमा से बचाना ज्यादा जरूरी है। फिर रीज मैक्स से इतना सब कहने के बाद डॉक्टर एंशिएंट के पास जाकर कहती है, डॉक्टर्स, हमारे पास अभी ज्यादा वक्त नहीं है, आपको जल्दी ही जुरासिक पीरियड के लिए निकलना होगा। फिर रीज की ये बात सुनकर डॉक्टर टेलर मैक्स रेक्स जोई से कहते हैं, बच्चों जल्दी जल्दी शिप पर चलो, अब हमें जल्दी ही जुरासिक पीरियड के लिए निकलना होगा। और फिर हम इसके अगले सीन में देखते हैं कि डॉक्टर टेलर को ये सब कहते हुए अल्फा गैंग छुपकर देख ही रही होती है और डॉक्टर टेलर को ये सब कहता हुआ देखकर एड अर्सला और जेंडर से कहता है, अर्सला, इन सब की बातें सुन के लगता है कि ये सब जुरासिक पीरियड की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने इन सब के बारे में तो हमें कुछ नहीं बताया। फिर एड की ये बात सुनकर जेंडर कहता है, नहीं नहीं एड, मुझे लगता है कि वो शायद हमसे साथ चलने के बारे में पूछना भूल गए हैं। फिर जेंडर की ये बात सुनकर अर्सला कहती है, अरे बेवकूफो, वो तुम लोगों की तरह कम अकल नहीं है, वो सब लोग ये नहीं चाहते कि हमें इन सब के बारे में पता चले। फिर जेंडर अर्सला से कहता है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है अर्सला? फिर अर्सला जेंडर को बताती है, तुम भूल गए क्या पिछली बार डॉक्टर जी और सेथ ने मिलकर उन लोगों के साथ क्या किया था? फिर अर्सला की इन सब बातों को सुनने के बाद जेंडर फ्लैशबैक में जाकर देखता है कि किस तरह सेथ ने डॉक्टर एंशिएंट से बिना पूछे डायनासोर डीएनए को मैनिपुलेट किया था और डॉक्टर जी ने किस तरह एंशिएंट्स और रैक्स को समय में भटकने के लिए छोड़ दिया था। फिर जेंडर अपने फ्लैशबैक से बाहर आकर कहता है, हाँ, हम इन सब के बारे में कैसे भूल सकते हैं। फिर जेंडर अर्सला और एड से कहता है, अर्सला, लेकिन इन सब के बारे में हमें फिर भी डॉक्टर जी को बताना ही होगा, वरना जब भी डॉक्टर जी को पता चलेगा कि हमें इन सब के बारे में पता होने के बाद भी हमने डॉक्टर जी को कुछ नहीं बताया, तब डॉक्टर जी हमारा बहुत बुरा हाल करेंगे। फिर अर्सला जेंडर से कहती है, तुम सही कह रहे हो जेंडर, हमें इन सभी के निकलने से पहले इन सब के बारे में डॉक्टर जी को बताना ही होगा। और फिर जेंडर अर्सला से कहता है, लेकिन अर्सला, हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि अभी सब अपने जरूरी सामान की पैकेजिंग में लगे हैं और शिप कभी भी निकल सकता है। फिर अर्सला जेंडर से कहती है, इसका मतलब हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जल्दी ही जाकर डॉक्टर जी को इन सब के बारे में बताना होगा। और फिर ये कहकर अल्फा गैंग तुरंत ही डॉक्टर जी के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देती है। और इस बात की खबर जब डॉक्टर जी को मिलती है कि डी लैब के सभी डॉक्टर्स और वो बच्चे सेथ और गोमा से सभी डायनासोर्स को बचाने के लिए जुरासिक पीरियड में जाने वाले हैं और उन्होंने मुझे इन सब के बारे में हवा तक नहीं लगने दी और उनमें से किसी ने भी अल्फा गैंग को साथ चलने के लिए नहीं कहा। फिर ये सब सुनने के बाद डॉक्टर जी को बहुत गुस्सा आता है। फिर डॉक्टर जी अर्सला, एड और जेंडर से कहते हैं, अरे बेवकूफो, क्या तुम उन लोगों से साथ चलने के लिए नहीं कह सकते थे? फिर जेंडर डॉक्टर जी से कहता है, डॉक्टर जी, हम उनसे उनके साथ चलने के लिए कैसे पूछ सकते हैं? फिर डॉक्टर जी जेंडर से कहते हैं, क्यों, अब तुम्हें पूछने में भी परेशानी है? फिर जेंडर डॉक्टर जी से कहता है, नहीं डॉक्टर जी, शांत हो जाइए, हमें उनसे पूछने में कोई परेशानी नहीं है। फिर जेंडर की ये बात सुनकर डॉक्टर जी कहते हैं, अच्छा, तो फिर पहले क्यों नहीं पूछा? फिर जेंडर डॉक्टर जी से कहता है, डॉक्टर जी, शायद आपको याद नहीं, पिछली बार आपने और सेथ ने मिलकर उनके साथ क्या किया था। फिर डॉक्टर जी जेंडर की बात सुनकर सोचते हुए कहते हैं, बात में दम तो है। फिर जेंडर की ये बात सुनकर डॉक्टर जी अर्सला से पूछते हैं, अर्सला, अभी एंशिएंट्स और उन लोगों के निकलने में कितना वक्त है? फिर अर्सला डॉक्टर जी को बताती है, अभी हमारे पास बहुत कम वक्त है डॉक्टर जी, वो सब अभी अपनी जरूरी पैकेजिंग ही कर रहे हैं, वो बस कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। और फिर अर्सला की ये बात सुनकर डॉक्टर जी कहते हैं, मतलब हमें जल्दी ही कुछ सोचना होगा। और फिर कुछ देर सोचने के बाद डॉक्टर जी कहते हैं, अर्सला, एड, जेंडर, जल्दी जल्दी सामान पैक करो, हम भी जुरासिक पीरियड के सफर पर जाने वाले हैं। फिर अर्सला डॉक्टर जी की बात सुनकर कहती है, डॉक्टर जी, क्या आपने कुछ सोच लिया? फिर डॉक्टर जी अर्सला से कहते हैं, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मेरा मुंह मत देखो, शिप पर चलने की तैयारी करो। और फिर अल्फा गैंग शिप पर चलने की तैयारी में लग जाती है। और फिर हम इसके अगले सीन में देखते हैं कि सेथ गोमा के साथ अपनी लेबोरेटरी के अंदर होता है और वहाँ पर सेथ और गोमा एयोकाचार्य और उसके आर्मर पर एक्सपेरिमेंट कर देख रहे थे। लेकिन सेथ और गोमा ये नहीं जान पा रहे थे कि एयोकाचार्य अपने आर्मर का इस्तेमाल ज्यादा देर तक क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब भी एयोकाचार्य अपने आर्मर का इस्तेमाल करता है उसकी एनर्जी खत्म होनी शुरू हो रही थी
फिर ये देखकर गोमा सेथ से कहता है, सेथ कहीं ऐसा तो नहीं कि एओकाचार्य का आर्मर लड़ाई के दौरान बाहर से कहीं टूट गया हो। और फिर सेथ गोमा से कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो गोमा, हमें एक बार एओकाचार्य को ऐसे भी जरूर चेक करना चाहिए। और सेथ के इतना सब कहने के बाद गोमा एओकाचार्य के कार्ड का इस्तेमाल कर एओकाचार्य को वापस बड़ा कर देता है। और फिर गोमा एओकाचार्य पर आर्मर का इस्तेमाल करता है। और फिर जैसे ही एओकाचार्य के शरीर पर कवच आता है, सेथ और गोमा तुरंत ही एओकाचार्य की कवच की जांच पड़ताल में लग जाते हैं। और फिर गोमा जब एओकाचार्य को जांच रहा होता है कि उसकी कवच की कोई चीज टूटी या गायब तो नहीं, और उस वक्त जब गोमा एओकाचार्य को जांच रहा होता है तब गोमा की नजर एओकाचार्य के मुंह के निचले हिस्से पर पड़ती है। और फिर गोमा तुरंत ही सेथ को अपने पास बुलाता है। और फिर गोमा की आवाज सुनकर सेथ तुरंत ही गोमा के पास आता है। और फिर सेथ गोमा से पूछता है, क्या बात है गोमा। फिर गोमा सेथ से कहता है, ये देखो सेथ, एओकाचार्य के निचले हिस्से के जबड़े का एक स्टोन गायब है, कहीं इसी की वजह से तो एओकाचार्य वीक नहीं हो रहा। फिर सेथ गोमा से कहता है, हाँ हो सकता है, मैं जब एओकाचार्य के कवच को तैयार कर रहा था तब मैंने इन स्टोन का इस्तेमाल एओकाचार्य की एनर्जी को बचाए रखने के लिए किया था। फिर गोमा सेथ से कहता है, सेथ क्या बिना इन स्टोन के भी एओकाचार्य अपनी एनर्जी को बचाए रख सकता है। फिर सेथ गोमा से कहता है, नहीं गोमा, बिना उस स्टोन के एओकाचार्य अपनी एनर्जी को ज्यादा देर तक नहीं बचाए रख सकता है। फिर गोमा सेथ से कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, बिना एओकाचार्य की मदद से तो हम डी टीम से हार जाएंगे। फिर सेथ गोमा से कहता है, तुम सही कह रहे हो गोमा, बिना हम एओकाचार्य के डी टीम का सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं डी टीम को हराने के, या तो हमें स्टोन वापस लाना होगा या फिर हमें और भी डायनासोर्स को ट्रेन करना होगा, क्योंकि अभी हमारा एओकाचार्य लड़ने की हालत में नहीं है। फिर गोमा सेथ से कहता है, तुम सही कह रहे हो सेथ, एओकाचार्य में डी टीम से लड़ने की ताकत नहीं है, इसलिए हमारे पास दूसरे रास्ते को चुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, हमें हर हाल में और भी डायनासोर्स को लाना होगा। फिर गोमा सेथ से कहता है, लेकिन एओकाचार्य के अंदर अभी इतनी ताकत नहीं है, तो फिर बिना ताकत के एओकाचार्य और खूंखार डायनासोर को कैसे पकड़ पाएगा। फिर सेथ गोमा की बात सुनकर कहता है, मैंने इसके लिए भी प्लान बना रखा है, और मैं डायनासोर के एक ऐसे युग के बारे में भी जानता हूँ जहाँ हमें एक से एक खूंखार डायनासोर मिल सकता है। फिर सेथ की ये बात सुनकर गोमा सेथ से पूछता है, सेथ तुम किस युग की बात कर रहे हो, तुमने तो कहा था कि हम क्रिटेशियस युग का आखिरी डायनासोर भी ले आए। फिर सेथ गोमा से कहता है, नहीं गोमा, अभी डायनासोर एज का एक युग और बाकी है, जिस युग में एक से एक खतरनाक डायनासोर है। फिर गोमा सेथ से पूछता है, कौन सा युग। फिर सेथ गोमा से कहता है, जुरासिक युग, जिसे हम जुरासिक पीरियड भी कहते हैं। और फिर हम उसके अगले सीन में देखते हैं कि डॉक्टर जी डॉक्टर एंशिएंट, डॉक्टर क्रिटेशिया और डॉक्टर टेलर को समझा रहे होते हैं कि उनका जुरासिक युग में जाना कितना जरूरी है। फिर कुछ ही देर बाद डॉक्टर एंशिएंट, डॉक्टर क्रिटेशिया और डॉक्टर टेलर डॉक्टर जी को साथ ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद डॉक्टर टेलर मैक्स रेक्स जोई के पास जाकर कहते हैं, बच्चों, हमने डॉक्टर जी को और उनकी अल्फा गैंग को साथ ले जाने के लिए हाँ तो कर दी है, लेकिन तुम सब डॉक्टर जी पर नजर रखना ताकि वो पिछली बार की तरह कोई गड़बड़ ना कर पाए, और डॉक्टर जी के साथ ही साथ अल्फा गैंग पर भी अच्छे से नजर रखना। और फिर डी टीम डॉक्टर टेलर की बात मानकर तुरंत जुरासिक पीरियड में जाने की तैयारी शुरू कर देती है। और फिर कुछ देर बाद जब डी टीम की सभी तैयारियां पूरी हो जाती हैं, तब जोनाथन सभी से कहता है कि वो सभी ठीक से बैठ जाएं, क्योंकि अब हम चलने वाले हैं जुरासिक पीरियड में। और फिर जोनाथन के इतना सब कहने के बाद जोनाथन शिप को स्टार्ट करता है, और फिर जोनाथन शिप की मदद से एक टाइम टनल खोलता है, और फिर टाइम टनल के खुलने के तुरंत बाद ही जोनाथन शिप को टाइम टनल के अंदर लेकर जाता है। और फिर टनल के अंदर जाते ही शिप टाइम ट्रेवल करने लगता है, और डॉक्टर टेलर बहुत हैरानी के साथ ये सब देख रहे थे, क्योंकि डॉक्टर टेलर पहली बार बैकलैंड के अंदर सफर कर रहे थे। और मैक्स अपने डैड को हैरान होते हुए देखकर पूछता है, क्या हुआ डैड। फिर डॉक्टर टेलर मैक्स से कहते हैं, कुछ नहीं बेटे, मैं तो बस ये देखकर हैरान हूँ कि हम समय में कितनी तेजी से सफर कर रहे हैं। फिर मैक्स अपने डैड से कहता है, हाँ डैड, मुझे भी पहली बार ऐसा ही लगा था। फिर रेक्स मैक्स से कहता है, मैक्स, अब तुम कुछ नए डायनासोर्स को देखने वाले हो, ये सोचकर तुम कैसा महसूस कर रहे हो। फिर रेक्स मैक्स से कहता है, हाँ मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ रेक्स, फाइनली हम कुछ नए स्पीशीज के बारे में जानने वाले। फिर जोई आकर मैक्स और रेक्स से कहती है, तुम दोनों सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है। फिर मैक्स और रेक्स जोई से कहते हैं, यहाँ पर सब कुछ तो है, कुछ भी तो मिसिंग नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जोई। फिर जोई मैक्स और रेक्स से कहती है, ओह, तुम दोनों टेरासौर को भूल गए क्या। फिर मैक्स और रेक्स जोई से कहते हैं, हाँ जोई, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इस बार टेरासौर नजर नहीं आई। फिर जोई कहती है, पता नहीं क्या बात है, अब तक तो नजर आ जाती थी। फिर मैक्स और रेक्स जोई से कहते हैं, ये बहुत अजीब बात है जोई, शायद
शायद सैथ और गोमा अभी तक इस टाइम पीरियड में नहीं आए। शायद यही वजह रही होगी टेरासोर के नजर न आने की। फिर जोई कहती है काश ऐसा ही हुआ हो। फिर कुछ ही देर बाद जोनाथन कहता है हम जुरासिक पीरियड पहुंच गए। फिर डॉक्टर जी को जैसे ही पता लगता है कि हम जुरासिक पीरियड पहुंच चुके हैं, डॉक्टर जी जोनाथन से कहते हैं जोनाथन मुझे अभी के अभी नीचे उतार दो। फिर जोनाथन सभी से मना कर देता है कि हम अभी नीचे नहीं उतर सकते। फिर मैक्स जोनाथन से कहता है क्या बात है जोनाथन, हम अभी नीचे क्यों नहीं उतर सकते। फिर जोनाथन मैक्स को बताता है वो मैक्स हम अभी स्पेस में हैं और अभी तक मैंने टाइम मशीन को अर्थ की किसी भी लोकेशन पर लॉक नहीं किया है। फिर जोनाथन की बात को सुनकर डॉक्टर जी कहते हैं ओहो जोनाथन तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से टाइम मशीन को अर्थ की किसी भी लोकेशन पर लॉक करो और मुझे डायनासोर्स को देखना है, जल्दी करो। फिर जोनाथन डॉक्टर जी से कहता है माफ कीजिए डॉक्टर जी, बिना डॉक्टर एंशिएंट की इजाजत के मैं आपके किसी भी टारगेट पर लॉक नहीं कर सकता। फिर जोनाथन के इतना सब कहने के बाद ही डॉक्टर एंशिएंट आ जाते हैं और डॉक्टर जी से कहते हैं डॉक्टर जी जोनाथन बिल्कुल ठीक कह रहा है, अभी हमारा अर्थ पर उतरना ठीक नहीं होगा। फिर डॉक्टर एंशिएंट की बात को सुनकर मैक्स कहता है क्या बात है डॉक्टर एंशिएंट, हम आखिर अर्थ पर क्यों नहीं उतर सकते। फिर डॉक्टर एंशिएंट मैक्स से कहते हैं मैक्स अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो कि हम टाइम मशीन की मदद से अर्थ पर क्यों नहीं उतर सकते तो तुम्हें इसके लिए टाइम मशीन की स्क्रीन की तरफ देखना होगा। और फिर मैक्स और शिप के सभी मेंबर्स डॉक्टर एंशिएंट की बात मानकर टाइम मशीन की स्क्रीन की तरफ देखने लगते हैं और फिर मैक्स अर्थ की तरफ देखता है और फिर जोनाथन टाइम मशीन का जूमिंग मोड ऑन कर देता है जिसकी वजह से मैक्स को अर्थ का हर एक हिस्सा बिल्कुल साफ और नजदीक से दिखने लगता है। और फिर मैक्स देखता है कि धरती का 6.5 करोड़ साल पहले का मौसम बिल्कुल सुहाना है और कई सारे डायनासोर्स के झुंड एक साथ घूम रहे होते हैं जिसमें से एक झुंड गैलीमाइमस का भी होता है और उसके साथ गोर्गोसोरस, डायलोफोसोरस, रुगोप्स, एलोसोरस, टिसेंटाओसोरस, लिलियंटनस, हायांगोसोरस, वेलोसिरैप्टर, एंकाइलोसोरस, एडमोंटोसोरस, पेंटासेराटॉप्स, ड्राक्योरेक्स, पोलाकेंथस, सोरोपेल्टा, कैस्मोसोरस, नोडोसोरस, ब्राचियोसोरस, क्वेट्ज़ालकोट्लस, मुराइनोसोरस और उसके साथ ही साथ कई सारे डायनासोर झुंड में एक साथ जमा थे। और मैक्स जुरासिक पीरियड में और भी कई सारे डायनासोर्स को देखता है जैसे ट्राइसेराटॉप्स, कार्नाटोरस, पैरासाउरोलॉफस, टी-रेक्स, स्पाइनोसोरस, साइचेनिया और सुपरसोरस, साइज़मोसोरस, मेगारैप्टर और डायनोनिकन्स, फुटाबासोरस, टूपुज़वारा, एनहिंगवारा, जाय, टेरानोडॉन। और इन सब डायनासोर्स को देखने के बाद मैक्स को जुरासिक पीरियड की कुछ पुरानी बातें भी याद आने लगती हैं। फिर मैक्स देखता है कि किस तरह हर तरफ तबाही ही तबाही मची हुई थी और हजारों आग से जलते हुए गोले आसमान से बरस रहे थे और कुदरत ने किसी भी डायनासोर की जिंदगी का कोई भी आखिरी मौका नहीं छोड़ा था। फिर मैक्स हर डायनासोर को आग की लपटों से जलता हुआ देख रहा था। फिर मैक्स को ये भारी तबाही होते हुए देख ऐसा लग रहा था जैसे मानो समय ने क्रिटेशियस युग और जुरासिक युग को एक साथ जोड़ दिया हो, क्योंकि उस वक्त डायनासोर की हर प्रजाति खत्म हो रही थी। लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं था, असली तबाही अभी बाकी थी। और फिर मैक्स आसमान की तरफ देखते हुए कहता है लाखों करोड़ों की ऊर्जा से आग से जलता हुआ एस्ट्रॉयड आसमान से धरती की तरफ आता हुआ साफ नजर आ रहा था। और फिर मैक्स देखता है कि उस एस्ट्रॉयड की रोशनी की चमक से आसमान लाल हो चुका था और ये सब देख के लग रहा था कि धरती के आखिरी डायनासोर का वजूद भी बस खत्म ही होने वाला था। और मैक्स देख ही रहा होता है जब वो एस्ट्रॉयड कुछ ही देर बाद धरती से टकराता है तो उस एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने के दौरान ही करोड़ों टन मलबा आसमान में बिखर जाता है और इस एस्ट्रॉयड की वजह से धरती के आखिरी डायनासोर का अंत भी करीब आ चुका था। और उस एस्ट्रॉयड के टकराते ही धरती के हजारों सालों से सोए हुए ज्वालामुखी के अंदर भी विस्फोट होने शुरू हो जाते हैं और उन ज्वालामुखी से होने वाले विस्फोट और धरती से निकलने वाले तेज गर्म लावा की वजह से धरती पर चलने वाला हर एक डायनासोर मारा जाता है। और मैक्स ही जानता था ये जानलेवा गर्मी बस धरती पर रहने वाले डायनासोर्स के लिए ही जानलेवा नहीं थी। इस तेज गर्मी ने पानी के अंदर रहने वाले डायनासोर्स का भी बुरा हाल कर दिया था और इस गर्मी की वजह से ज्वालामुखी के अंदर होने वाले विस्फोट से तेज रेडिएशन निकल रही थी और ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा भी पानी में ही जा रहा था, जिसकी वजह से पानी के अंदर का तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया था। और इन सब के बाद रेडिएशन और लावे की गर्मी इतनी बढ़ गई थी, इसकी वजह से फुटावासोरस, मोसासोरस और ऑप्थाल्मोसासोरस ही नहीं बल्कि पानी के अंदर रहने वाला हर डायनासोर मारा गया। और बस धरती पर हुए इस अचानक बदलाव से बस आसमान में उड़ने वाले डायनासोर ही बच गए थे। लेकिन ये डायनासोर्स भी बस ज्यादा देर तक कहाँ जिंदा रहने वाले थे। मतलब एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने के बाद जो हजारों टन मलबा आसमान में गया था वो मलबा 15 मिनट के बाद आग के गोले बनकर बरसना शुरू हो गया था। और फिर मैक्स देखता है जो आसमान में उड़ने वाले डायनासोर लावा और रेडिएशन से बचे हुए थे वो डायनासोर्स भी जल्दी ही मारे जाने वाले थे, क्योंकि जो हजारों टन मलबा एस्ट्रॉयड के टकराने के बाद आसमान में गया था वो 15 मिनट के बाद ही आसमान से आग के
गोले बनकर बरसना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से आसमान में उड़ने वाले कई डायनासोर्स जैसे टेरानोडॉन, टूपुज़वारा और क्वेत्ज़ालकोत्लस आग के गोलों से पंख फटने और सर पर चोट लगने की वजह से आसमान में उड़ने वाले सभी डायनासोर्स मारे गए। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ये सब रुका नहीं, बल्कि आसमान से बरसने वाले गोले और ज्वालामुखी से निकलने वाली आग और लावा की वजह से पौधों की लाखों प्रजातियां जलकर राख हो गई थी और इसकी वजह से शाकाहारी और मांसाहारी डायनासोर्स को पेट भरकर खाना ना मिलने की वजह से वो सभी डायनासोर्स भूख से ही मारे गए। लेकिन इन सब के बाद भी जो डायनासोर्स लावा, विस्फोट और रेडिएशन से दूर थे, उनका भी धरती के टेक्टोनिक प्लेट से टकराने के बाद जो टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल से महासुनामी आई, उससे धरती के आखिरी डायनासोर का नामो निशान भी मिट गया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मैक्स देखता है कि धरती की सतह के ऊपर कई इंच मोटे धूल के बादल छाए हुए थे और कई साल तक तो धरती पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी और बहुत लंबे समय तक धरती पर कोई भी हलचल नहीं दिखाई दे रही थी। और फिर मैक्स देखता है कि धरती के ऊपर से मोटी धूल के बादल हटना शुरू हुए और फिर बादल के हटने के कुछ देर बाद मैक्स को एस्ट्रॉइड की जगह कुछ अजीब दिखाई देता है और फिर मैक्स जोनाथन से शिप को उस अजीब सी चीज के पास ले जाने को कहता है और फिर मैक्स उस चीज को करीब से देखकर हैरान हो जाता है और फिर मैक्स उस अजीब सी चीज को शिप के अंदर के सभी डॉक्टर्स और अपने दोस्तों और अल्फा गैंग को दिखाता है और उस अजीब सी चीज को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तो दोस्तों, वो आखिर ऐसी क्या चीज है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं? सो दोस्तों, वो हम देखेंगे डायनासोर किंग सीजन 3 के फैन मेड एपिसोड 10 में। और हाँ दोस्तों, अगर आप डायनासोर किंग सीजन 3 का एपिसोड 10 देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे जल्द से जल्द 10,000 व्यूज का टारगेट कंप्लीट करवा दीजिए और जितनी जल्दी इस वीडियो पे 10,000 व्यूज का टारगेट कंप्लीट होगा उतनी जल्दी मैं डायनासोर किंग सीजन 3 का एपिसोड 10 भी अपलोड कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और जल्द से जल्द 10,000 व्यूज का टारगेट भी कंप्लीट करवा दीजिए। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे डायनासोर किंग के अगले एपिसोड में। ओके बाय एंड कीप वॉचिंग डायनासोर किंग।